आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि इस साल देश से करीब 3,500 करोड़पति विदेश पलायन कर सकते हैं। 2025 का हम आपको अनुमान बता रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ताज़ा रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में जो जो बातें कही गई हैं उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड सिर्फ भारत में दिख रहा है, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों में भी वहाँ के अरबपति दूसरी जगह बसने की कोशिश में हैं। आखिर पैसा हाथ में आते ही लोग विदेश में बस जाने की सोचने क्यों लगते हैं? क्या टैक्स जटिलताएं हैं भारत में, सिक्योरिटी और लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से वो दूसरे देशों में जा रहे हैं, या कुछ दूसरी वजहें हैं? विस्तार से आज हम करेंगे चर्चा। देश से मिलियनियर्स बिलियनियर्स का जो पलायन हो रहा है, यानी कि अगर आप ओवरऑल इसको एक कॉन्सेप्ट में बांधने की कोशिश करें तो वेल्थ माइग्रेशन, भारत से वेल्थ माइग्रेशन के कारण क्या हैं, इसके तमाम तह में जाकर विश्लेषण में कौन कौन से बिंदु निकलते हैं, इसको हम चर्चा में जानेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आप सोचते हैं कि पलायन सिर्फ गरीब ही करते हैं, तो आप गलत हैं। दरअसल पलायन अब अमीरों की जरूरत बन गई है। हेनली एंड पार्टनर्स ने प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि करीब 1,42,000 करोड़पति यानी ऐसे लोग जिनके पास $1 मिलियन यानी भारतीय रुपया में करीब 8.5 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी है, ऐसे लोग दुनिया के अलग अलग देशों में बसने की योजना बना रहे हैं। इस रिपोर्ट की माने तो ये आंकड़ा साल 2026 में बढ़कर 1,65,000 तक पहुंच सकता है। तो फिर कहां बसने का मन बना रहे हैं अमीर लोग? इसका जवाब भी आप जरूर जानना चाहेंगे, तो लगे हाथ जान ले। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ मैग्नेट बना हुआ है। रिपोर्ट की अगर माने तो इस साल 9,800 करोड़पति यूएई को अपना ठिकाना बना सकते हैं, जो पिछले साल के 6,700 से कहीं ज्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां बसने का मन बनाने वाले करोड़पतियों की संख्या 7,500 के करीब है। इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी दौलतमंदों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बने हुए हैं। वहीं करोड़पतियों की पसंदीदा जगह सऊदी अरब भी है, जहां इस साल करीब 2,500 धनकुबेर अपना आशियाना बना सकते हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 8 गुना ज्यादा है। वहीं रिपोर्ट बता रही है कि भारत से करीब 3,500 करोड़पति भी पलायन कर सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर धनकुबेर दूसरे देशों में पलायन कर क्यों रहे हैं? क्या अपने देश में उन्हें वो सुविधा या बेहतर लाइफस्टाइल नहीं मिल पा रही जो उन्हें यूएई और अमेरिका जैसे देशों में बसने के लिए मजबूर कर रही है? तो इसका जवाब भी सुनते चलिए। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यूएई की बेहतर इमिग्रेशन नीति विदेशियों को लुभा रही है, और तो और वहाँ इनकम टैक्स को लेकर भी कोई लोचा नहीं है। साथ ही यूएई में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और राजनीतिक स्थिरता है। अब अमेरिका की बात करें तो पाएंगे कि यहाँ का EB-5 इमिग्रेटर इन्वेस्टर प्रोग्राम की जगह पर $50 लाख का ट्रम्प का गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम करोड़पतियों को खूब आकर्षित कर रहा है। खास करके इस साल 11 जून को गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम का वेबसाइट लॉन्च हुआ, जिसके तुरंत बाद 70,000 से ज्यादा लोगों ने गोल्ड कार्ड वीजा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। इस वीजा से भी करोड़पतियों के अमेरिका में बसने की आस बढ़ी है। फिलहाल तो करोड़पतियों के विदेश में बसने की लालसा देश के आर्थिक हितों के खिलाफ है। देश में रहकर देश को विकास की गति देने में धन कुबेरों की बड़ी भूमिका हो सकती है। ऐसे में क्या सरकार धन कुबेरों को देश से पलायन करने से रोकने को लेकर कोई रोड मैप तैयार कर रही है, ताकि इन्हें देश में रोका जा सके और विकास की बहती बयार में इनके योगदान को शामिल किया जा सके? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अजय बग्गा सर का, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका शो पे। और हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, जॉइंट CEO हैं आनंद राठी वेल्थ के। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका भी हमारे शो पे। बग्गा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं, और आपसे चर्चा की शुरुआत करने से पहले दर्शकों के लिए एक छोटा सा ट्विस्ट दे देते हैं। ट्विस्ट ये है कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई सारे के सारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनको HNIs बोलते हैं वो तो चले
यहाँ पैसा कमाया और चले गए। बट एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए। ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का जो नेट आउटफ्लो है वो 2025 में घटा है और घटकर 3,500 रह गया। पिछले वर्षों की तुलना में ये घटा है। बहुत सारे अमीर लोग भारत भी लौटे हैं। बट फिर चर्चा करने का, फिर आप बोलेंगे कि भाई चर्चा करने का फिर तुक क्या हुआ जब अमीर लोग की संख्या घट रही है विदेश जाने वाले। बात यह है कि अभी भी भारत जो है नेट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेनियर्स बना हुआ है, जिससे हमारी जो कैपिटल है, जो हमारा टैलेंट है, पूंजी और प्रतिभा जिसे कहा जाता है, उसका नुकसान हमें हो रहा है। इसलिए आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। और 3,500 का भी अगर आप मान के चलिए कि इस साल अगर अनुमान है तो वो कम नहीं है। अब आप डेली के हिसाब से लगा लीजिए कितना लॉस हो रहा है और महीने के हिसाब से कितने मिलेनियर्स हमारे जा रहे हैं, कितनी वेल्थ जा रही है। इसलिए कर रहे हैं हम इस पे चर्चा। बग्गा सर, कमिंग बैक टू यू सर, बताइए सर आप इस ट्रेंड को कैसे देख रहे हैं? और बुनियादी सवाल ही पूछूंगा सर, ये पैसे कमा के विदेश क्यों चले जाते हैं लोग सर? नहीं देखिए, एक ये नंबर हमें हैरान नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी संख्या बढ़ रही है, मिलियनेयर्स की संख्या भारत में बढ़ रही है। और अगर आप देखें, बीसीजी की एक रिपोर्ट आई थी इसी हफ्ते जिसने बताया कि 50% हमारी एचएनआईज की वेल्थ बढ़ी पिछले दशक में, और वो सबसे ज्यादा है दुनिया में। तो अगर आप चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बनने की कगार में है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आपका अगर 4 लाख से 8 लाख है मिलियनेयर, डिपेंडिंग के किसकी रिपोर्ट को आप मानते हैं। सबसे कंजर्वेटिव आप ले लीजिए, 4 लाख है ऐसे करोड़पति जो डॉलर मिलियनेयर हैं भारत में। उसमें से 3,000 अगर साल में जा भी रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बन के भी आ रहे हैं। आप देखिए बिलियनियर्स, देखिए 9 होते थे 2019 में जब हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट करते थे, अब 191 हो गए। तो इस तरह से वेल्थ बढ़ रही है। अब यह है कि सहूलियतें मिल रही हैं, सारे देश चाहते हैं कि इस तरह के एचएनआईस हमारे देश में आके रहें, क्योंकि वो जब जाते हैं एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है दीपक जी कि लगभग अगर 100 रुपया वो डालते हैं तो 200 रुपये का वो आमदन कर देते हैं देश के लिए पहले साल में ही। तो जो बाकी देश हैं वो इनको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे गोल्डन वीजा है इसका दुबई का, तो आप वो ले लीजिए, 10 साल के लिए आपको फ्री है उधर आना जाना और बहुत सहूलियतें हैं। ऐसे टैक्स हेवन्स हैं जहां पे टेरिटोरियल टैक्स लगता है तो आपका ग्लोबल टैक्स नहीं लगता, वो बहुत पसंद आता है कई लोगों को। मेरे तो एक बहुत पुराने कस्टमर हुआ करते थे जो अपने यॉट में रहते थे, तो कहीं भी वो किसी भी ज्योग्राफी में इतने दिन नहीं रहते थे कि टैक्स रेजिडेंसी होना पड़े, वो कहीं भी टैक्स नहीं भरते थे। ऐसे भी लोग हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2 दशकों पहले की। बट ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कई जनरेशन पहले आयरलैंड का लिया हुआ है सिटीजनशिप, वो भारत में बैठे होंगे। कई बॉलीवुड के एक्टर हैं जो कैनेडियन सिटीजनशिप है या आयरिश सिटीजनशिप है। हाई नेटवर्थ में इतने लोग बैठे हैं, काम भारत में करते हैं बट सिटीजनशिप वहाँ की है। तो ये 3,000-3,500 लोग जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जैसे आपने बहुत सही कहा, इतनी सारी कंपनियां जो लिस्ट करने की कगार में है ना दीपक जी, वो सब डोमिसाइल चेंज करके भारत में आ रहे हैं। आप देखिए न्यूटेक की इतनी सारी कंपनियां, नाम मैं नहीं लेना चाहता, बट ऐसे ही कई कंपनियां हैं जो कि अमेरिका में लिस्टेड थी या केमन में लिस्टेड थी या सिंगापुर में लिस्टेड थी, जो अब भारत में लिस्टिंग देख रही हैं और वो टैक्स भर के वापस भी आ रहे हैं। तो ये दोनों तरफ चलता है, अच्छी सहूलियत मिलती है, टैक्स में रियायत मिलती है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। और मैंने तो जब हम प्लानिंग करते थे कस्टमर्स की, तो एक भाई सिंगापुर बस जाता था, एक भाई दुबई बैठ जाता था, एक भाई हिंदुस्तान का सारा बिजनेस देखता था। तो ये तो बड़े सालों से ये बात चल रही है, ये प्लानिंग की बात होती है। अब ये बढ़ गया क्योंकि हमारा बेस बढ़ गया है, हमारे इतने सारे एचएनआईज हो गए हैं कि वो नंबर एक बढ़ने लग गया है। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाया सर कि क्यों किस तरह से हमारे एचएनआईज की संख्या बढ़ रही है और उसका ये जो वेल्थ का माइग्रेशन है उससे किस तरह से इसका ताल्लुक है।
फिरोज जी के पास चलते हैं और फिरोज जी को तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा। आपकी लोकेशन तो मैं रिवील नहीं करूँगा फिरोज जी, लेकिन थैंक्स, आप विदेश में हैं और बिल्कुल आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू फॉर दिस। नाउ अब इसमें से भी अगर मैं जो देख रहा हूँ, यूएई सबसे बड़ा अच्छा पसंदीदा गंतव्य बन रहा है, ना सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए भी। और मेरे ख्याल है 9,800 मिलियनियर्स का नेट इनफ्लो इस बार वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। आपने, आपकी टीम ने बहुत अच्छे डेटा भी हमें भेजे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप उसे एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों के लिए कि ग्लोबल पुल फैक्टर क्या है एंड व्हाई यूएई, ये यूएई में क्या रखा है सर जो हमारे अमीर वहाँ जाना चाहते हैं। नमस्कार दीपक जी। यस, मैं किसी से अभी विदेश में बात कर रहा था जो यूके से थे, वो भी यही प्रॉब्लम बोल रहे थे। काफी सारे बड़े इंडियंस विदेश में, मैं भी उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वन ऑफ द बिगेस्ट यूके सिटीजन्स हु वाज एन इंडियन ओरिजिन, उन्होंने यूके छोड़ दिया और उससे अरबों रुपए का टैक्स का उनको नुकसान हो रहा है यूके को। वैसे ही जो बड़े लोग माइग्रेट होते हैं तो टैक्स, बिकॉज टैक्स जो होता है टॉप 1% ऑलमोस्ट 90% टैक्स पे करता है। आज अगर आप देखें तो भी इंडिया में भी 50 लाख से ऊपर टैक्स फाइल करने वाले सिर्फ 9 लाख लोग हैं। ऑफ कोर्स 5 साल पहले, 4 साल पहले 6 लाख थे। अब FY24 का आंकड़ा है एज पर इनकम टैक्स वेबसाइट, 9 लाख लोग हैं। बट 9 लाख लोग एक देश, 140 करोड़ के देश में 9 लाख होता ही क्या है, परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो सेकेंड डेसिमल आएगा। सो एनी माइग्रेशन फ्रॉम द टॉप 0.1%, 0.2% हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन टैक्स कलेक्शन। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ऐसा यूएई में क्या रखा है, एक नुआंस अजय सर ने तो बहुत विस्तार में समझाया, बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझाया कि हमारे लोग जब विदेश जाते हैं तो मैं एक नुआंस जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मुझे इंडिया में भी इन्वेस्ट करना है ना, तो मुझे एनआरआई बनने में बड़ी अच्छी चीज होती है। यूएई में एक क्या है कि आप अगर इंडिया में मैं पूरा पैसा रखना चाहता हूं, फिर भी मैं यूएई रहूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे हमारी भी एक यूएई दुबई में एक ऑफिस है। अब मैं तो देशभक्त हूं तो मैं इंडिया कभी छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा प्लान है। बट ये देखिए, अगर मुझे इंडिया में ही पूरा पैसा रखना है तो म्यूचुअल फंड यूएई रेसिडेंट्स के लिए इंडिया का म्यूचुअल फंड टैक्स फ्री है, क्योंकि उधर मैं टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ले सकता हूं। अगर समझो मैंने शेयर बेचे, कोई शेयर है मेरे पास और मैं बेचना चाहता हूं और 10 करोड़ की कैपिटल गेन आने की उम्मीद है, तो मैं उस साल एनआरआई बन जाऊंगा। तो ये 10 करोड़ अगर मैं री इन्वेस्ट कर दूं शेयर में, एज पर सेक्शन 115C, ये बहुत नॉन पॉपुलर सेक्शन है बट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर कोई भी एनआरआई इस शो को देखता है तो ये जरूर लिख ले पेपर पे और होमवर्क करे। 115C, इसके आधार पे अगर आप कोई स्टॉक्स बेचते हैं और आप एनआरआई हैं, वापस अगर स्टॉक मार्केट में पैसा डाल देते हैं तो आपकी कैपिटल गेन माफ हो जाती है प्रीवियस ट्रांजैक्शन पे, जैसे रियल एस्टेट पे सेक्शन 54 एंड 54FI। तो म्यूचुअल फंड टैक्स फ्री हो गए, स्टॉक्स को अगर मैं री इन्वेस्ट करूं तो वो टैक्स फ्री हो गया, डेरिवेटिव टैक्स फ्री है, तो ये बिजनेस इनकम टैक्स फ्री है। अगर मैं यूएई मूव करता हूं तो ये पूरे तीनों इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज टैक्स फ्री हो जाती है। और मेरी सैलरी अगर इंडिया से कमा रहा हूं, यूएई से कमा रहा हूं, तो वो भी टैक्स फ्री हो जाती है। तो ये एनआरआई जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको भी इंडिया में बाहर रहने की काफी सारे इंसेंटिव्स हैं। और यूएई की जो टैक्स है वो उधर टैक्स पे करना पड़ता है और उधर का टैक्स 0 है फिलहाल। सो दैट्स व्हाई पीपल आर गोइंग। जैसे अजय सर ने कहा, गोल्डन वीजा जो है वो थोड़ी एक सांत्वना देता है। बट अब तक जो था कि एक, मैं अभी दुबई था लास्ट वीक 3-4 दिन पहले, तो एक भाई साहब जो 60 साल से दुबई में, उनको भी सिटीजनशिप नहीं मिली है। 85 साल के हैं बट उनको सिटीजनशिप यूएई की नहीं मिली है। पहली बार कुछ वीजा तो एटलीस्ट गोल्डन जो एक प्राइड लाता है एक देश में रहने का, वो रिलीज किया गया है। दैट इज मोटिवेटिंग सेवरल डेरिवेटिव ट्रेडर्स टू मूव टू यूएई। एब्सोल्युटली सर, ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्यों यूएई में है और कैसे आपने बहुत दिलचस्प बात बताई कि कैसे आप भारतीय होते हुए, बने रहते हुए भी आप विदेश में जाकर अपनी वेल्थ को एक सुलभ तरीके से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बट यहाँ पर फिर एक सवाल आता है और मैं बग्गा सर से यही सवाल पूछूंगा कि एक थ्योरी, मोटा मोटी थ्योरी ये कहती है सर, जो चकल्लस में बातचीत में आपस में कहते हैं कि साहब अमीर हमारे देश से चले गए और अमीरों के साथ उनकी दौलत भी चली गई और दौलत के साथ बहुत सारे जॉब्स भी चले गए, बहुत सारा जो नए इन्वेस्टमेंट्स आने थे और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी थी वो सब चले गए। तो क्या ये थ्योरी सही है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर आपसे, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि मैं ये देख पा रहा हूँ और ये रिपोर्ट भी बताती है कि भारत में जितने अरबपति जा रहे हैं बाहर,
उतनी ही गति से लगभग लगभग या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर होगा तो नए वेल्थ क्रिएटर्स भी बन रहे हैं। मसलन 2019 में 7 नए अरबपति थे और 2024 में 26 नए वेल्थ क्रिएटर्स हमारे पास जुड़ गए, यानी कि भारत में वेल्थ क्रिएशन अब एक्सपोनेंशियल लग रहा है। तो आपको यह अनुपात कैसा लग रहा है सर? जो लोग जा रहे हैं वो अपने साथ जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें भी लेकर जा रहे हैं, या जो उनको रिप्लेस कर रहे हैं हमारे नए वेल्थ क्रिएटर्स, वो हिसाब बराबर कर दे रहे हैं? नहीं, हिसाब तो बराबर हो रहा है, क्योंकि तभी तो आप नॉमिनली 9-10% पे इतना बड़ा देश ग्रो कर रहा है। नॉमिनल जीडीपी 9-10%, 6.5% रियल टर्म्स में ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें कुछ घबराहट की बात नहीं है, और उल्टा हमें मैच्योरली लेना चाहिए। अब अमेरिका कभी नहीं कहता है कि अमेरिका से लोग जा रहे हैं। इतने अमेरिकन मेक्सिको वगैरह में रिटायरमेंट ले लेते हैं। पोर्चुगल या स्पेन बहुत ही लोगों को लुभावना लगता है, मौसम के कारण भी। इतना हो गया कि स्पेन ने अब वो 1 मिलियन यूरो वाली जो स्कीम थी कि आप घर खरीद लीजिए या उधर पैसे डाल दीजिए, फिक्स डिपॉजिट में ही बेशक डाल दीजिए, और आपको सिटीजनशिप मिल जाती थी, वो भी उन्होंने अब रोक लगा दी, क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है। इतने लोगों ने वो ले ली दुनिया भर से। अब ट्रंप ने $5 मिलियन का गोल्डन कार्ड निकाला है, ट्रंप कार्ड, जो कह रहे हैं कि आप $5 मिलियन दीजिए और आपको ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप वो दे देंगे। तो ऐसे हजारों लोग हैं, चीन में हो, भारत में हो, रशिया में हो, कहीं से भी लोग बहुत ये रहता है। और ये दीपक जी, ये पूरा दुनिया ऐसे है कि ये पैसा ढूंढता है कि कहाँ हमको सबसे ज्यादा एडवांटेज है, कहाँ हमको सहूलियत है। अब फिरोज साहब जैसे बता रहे थे कि इस तरह से डेरिवेटिव ट्रेडर्स को भी टैक्स में बहुत मिल जाता है एक एडवांटेज। अब हमारा गिफ्ट सिटी वगैरह सरकार ने इसलिए खोला है कि किसी तरह से भारत का जो निवेश है वो बाहर से ना आए, बट देश के थ्रू ही गिफ्ट सिटी वगैरह जैसा। बट वो बहुत हमें करना है, दुबई कहीं आगे है हमारे से। बट इसमें घबराहट की कोई बात नहीं है। ये सेंसेशनल हेडलाइन जरूर आ जाता है प्रिंट मीडिया में, 3,500 मिलियनेयर्स एग्जिट इंडिया। ये भी देखना कितने बन रहे हैं। ये क्या एक 1% भी नहीं है जो आपके मिलियनेयर्स हैं उसका, और उससे कहीं ज्यादा हर साल बन जाते हैं। एक बड़ा आईपीओ आता है और इतने एम्प्लॉयज, इतने लोग डॉलर मिलियनेयर बन जाते हैं। वो इस तरह से बनता जा रहा है। तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, उल्टा हमें ओपन रखना चाहिए। जिसको जाना है आराम से जाइए। 2.5 करोड़ भारतीय मूल के या भारतीय पासपोर्ट होल्डर, 2.5 करोड़ एनआरआईज हैं दुनिया भर में, और उनका जो सरप्लस है साल का $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो बहुत हम सक्षम एक कौम है, जहां जाते हैं अच्छा काम करते हैं। तो ये लोग जा रहे हैं, इनको जाने देना चाहिए। और टैक्स ले लो। मैं आपको देता हूँ एग्जांपल। सिंगापुर में क्या है, अगर आप निकल रहे हैं सिंगापुर से, आपके स्टॉक ऑप्शन थे, वो आपसे भुना लेते हैं टैक्स। अगर स्टॉक ऑप्शन 5 साल बाद भी मिलने थे आपको, वो कहते हैं आज टैक्स भरो। तो पूरा का पूरा टैक्स वो ले लेते हैं, फिर कहते हैं हाँ जी जाओ, आराम से जाओ, हमारे यहाँ जो आपने कमाया है उस पर टैक्स भर के जाओ। तो इस तरह से हमें रखना चाहिए, बहुत पारदर्शिता के साथ। सरकार को भी रखना चाहिए। किसी को माइग्रेट करना है, बिल्कुल जाइए। और ये टैक्स है, अब यूके ने इतना बड़ा टैक्स लगा दिया। स्विट्जरलैंड में अभी वोटिंग होने वाली है दीपक जी। अभी तक एस्टेट टैक्स नहीं था। एस्टेट टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स की बात हो रही है, जहां बहुत विचलित हो रहे हैं। क्योंकि स्विट्जरलैंड में आप जाइए, मैं आपको शहर पे शहर दिखा दूंगा। ये आंद्रे अगासे यहाँ बैठता है, ये स्टेफी ग्राफ ने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे मैडोना का घर है। वहां पे क्योंकि 0% टैक्स से उन्होंने सबको अट्रैक्ट किया था। आप सोचेंगे ये तो अमेरिकन है या जर्मन है, वो सिटीजनशिप वाइज स्विच थे। अब वो इनहेरिटेंस टैक्स ला रहे हैं, उनका एक हो रहा है वोटिंग उस पे। होपफुली वो पारित नहीं होगा। बट अगर स्विट्जरलैंड में इनहेरिटेंस टैक्स आता है, काफी लोग वहां से निकल के दुबई आ जाएंगे, सिंगापुर आ जाएंगे। तो ये तो पैसा तो सहूलियत देखता रहता है, बट आम नागरिक हो या ज्यादातर पैसा जो हो, वो ऐसे मूव नहीं करता है।
एब्सोल्युटली सर, ये बहुत दिलचस्प है। और देखिए यहीं से नज़रिया बदल जाता है ना, आपने बिल्कुल सही कहा। हेडलाइंस बनती हैं बड़ी बड़ी कि इतने करोड़पति चले गए, लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी जो है ना वो लोगों को समझ में नहीं आती। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे गेस्ट हमारे पास हैं जो इसको अच्छे से डिकोड कर रहे हैं। फिरोज जी, बहुत अच्छा एक डेटा है कि भारत में भी जो टैक्स पेयर्स की संख्या है वो बढ़ रही है। 2021-22 से 2020-21 से 2023-24 के बीच में 25% बढ़ी। उसमें भी अगर 25 से 50 लाख का आय वर्ग देखें तो टैक्स फाइलिंग में 83% की वृद्धि हुई है। यानी कि जो उच्च आय वर्ग वाला जो टैक्स पेयर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। HNI की आबादी भी बढ़ी है, 12% की वृद्धि दर्ज हुई है 2023-24 के बीच में। और 2024 में मैंने बता दिया आपको कि वो जो नए अरबपति हैं वो कैसे बने हैं। कमाल की बात यह है कि भारत पूरी दुनिया में 10 मिलियन प्लस डॉलर नेटवर्थ वालों में चौथे स्थान पर है, 4th रैंकिंग में है। और इससे भी अच्छा एक और डेटा है, UHNWI यानी कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इनकम वाले जो हैं, जो 30 मिलियन डॉलर प्लस वाले हैं, उनकी जनसंख्या 6% बढ़ी है और 2028 तक ये 50% तक बढ़ेगी। बहुत सारे डेटा और भी भेजे हैं फिरोज जी की टीम ने, तो मैं एक एक करके सब बता दिया। बट मेरा सवाल ये है सर, थोड़ा सा और भी अगर आप इसको डेटा को बताएं। मेरा सिंपल सवाल ये है कि भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स क्या HNI के बिना भी स्थिर रहेंगे? जो मैं कह रहा था, हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, अगर ये सारे अरबपति चले भी जाएं तो क्या वो स्थिरता रहेगी? दीपक सर, बिल्कुल सब अरबपति तो जाने से रहे। अगर सब चले जाएं तो नहीं रहती, बट रहती भी है तो देखिए, ये आप जो भी इंडिया में कमाते हो, आप NRI बन जाते हो तो पूरी फ्रीली आप रेमिट नहीं कर सकते। जैसे अजय सर भी कहते थे कि भाई टैक्स यहाँ का भर के जाओ, वैसे ही आपको ये जो इंडिया की वेल्थ है वो NRE अकाउंट में नहीं जाती, वो NRO में जा सकती है। तो आप NRE में वही पैसा ला सकते हैं जो बाहर से कमाया। अगर ये पूरे लोग चले भी जाएं तो इनकी जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती, बिकॉज देयर इज सम कैपिटल कंट्रोल, पॉइंट 1। और NRO में भी आपको $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट होती है, उसके बाद CA की सर्टिफिकेट लगती है। बट इररेस्पेक्टिव, आज मेरा ये मानना है कि जो भी आपने डेटा देखा, क्योंकि हम बिजनेस HNI के बिजनेस में है और नेचुरली एक HNI वक्त से अल्ट्रा HNI भी हो जाता है, तो हमने ये देखा है कि ये जो आंकड़े भी हैं, जो पब्लिश आंकड़े हैं, वो भी अंडर एस्टिमेटेड है। आज टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अगर मैं जाता हूं, मैं रायपुर गया था, तो मैं देख रहा हूं कि वहां जो नई वेल्थ है, जो सेंसिबल वेल्थ है, और लोग की जो जागरूकता है कैपिटल मार्केट के प्रति, वो इतनी बड़ी है। पहले क्या होता था कि ये छोटे शहरों में लैंड के अलावा किसी और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट ही नहीं मानते थे, उसको वो स्पेक्युलेटिव एसेट क्लास मानते थे। आज लैंड में इनको पता है कि लिक्विडिटी नहीं मिल पा रही है। जो भी है पेपर पे उनकी नेटवर्थ है 1000 करोड़, एक भाई साहब से मिला था, बट आज उनको 5 करोड़ चाहिए तो वो 1 एकड़ बेच नहीं पा रहे। राइट, सो दैट्स द रियलिटी ऑफ लैंड। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि HNIs आर ग्रोइंग। इंडिया की जैसे आपने रैंकिंग दी, चौथे नंबर पे हमारी रैंकिंग है, और 5 साल पहले काफी जो आंकड़े हैं उसमें हमारी रैंकिंग टॉप 10 में भी नहीं थी। सो इंडिया में वेल्थ क्रिएट हो रही है बिकॉज इकोनॉमी अच्छा कर रही है, पॉइंट 2। पॉइंट 3, हमारी जो डोमेस्टिक वेल्थ है, रिटेल काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोस दे रहा है। आप देखें दीपक सर, 2021 FI के बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैपिटल मार्केट में 14 लाख करोड़ डाले हैं, 14 लाख करोड़। उसके 8 साल पहले सिर्फ 2 लाख करोड़ डाले थे। 8 साल में 2 लाख, तो मतलब 25,000 करोड़ पर मंथ, पर ईयर। और 4 साल में 14 लाख, मतलब 3 लाख करोड़ पर ईयर, 3.25 लाख करोड़ पर ईयर। तो अगले 10 सालों में मेरा अनुमान है कि 40 लाख करोड़ इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कैपिटल मार्केट में डालने वाले। अब एक कॉन्फ्रेंस में था, सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया को यह आने वाली है कि इस सबको पैसे को ऑब्जॉर्ब करने के बिजनेसेस किधर है। NSE 500 कंपनी में 500th कंपनी की फ्री फ्लोट है 3000 करोड़ की। 3000 करोड़ ऐसे देश में जिसमें we will have shortage of good companies to invest in, and capital will not be a shortage in India. 4 साल में FII ने 0 डाला है। नेट इनफ्लो आफ्टर FY21 of FIIs is 0. And domestic institutions 14 lakh. My projection is 40 lakh crores needs to come. But where are good companies? So we will be starved for good paper rather than good capital. ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई फिरोज जी कि हमारे पास पैसा है, लेकिन उस पैसे को
डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उसको डालने के लिए हमारे पास बिजनेसेस कहाँ हैं, वो कंपनीज कहाँ हैं? अब बग्गा सर थोड़ा सा बताएंगे। अच्छा, इस बीच इसके साथ साथ अगर आप ये भी जोड़ दीजिए कि हमारा जो डोमेस्टिक जो वेल्थ क्रिएशन है, आप सोचिए म्यूचुअल फंड और इक्विटीज़ में जो घरेलू निवेश है हमारा, वो 2015 में 7% के आसपास था, 25 में देखिए 14.5% हो गया, 2 गुना लगभग। म्यूचुअल फंड फ्लो जो है वो 16 गुना बढ़ गया है। 2.5 लाख करोड़ FY24 का ये डेटा है, 2.5 लाख करोड़ पे बैठे हुए हैं। आई मीन यहाँ से भी काफ़ी कुछ हो रहा है, बट जैसा फिरोज जी बता रहे हैं बग्गा सर कि पैसा तो आ रहा है बट उसको बिजनेसेस में कन्वर्ट करने के लिए वो पॉलिसी शायद अभी नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पॉलिसी में ऐसे क्या चेंजेस हों कि हमारे HNIs भारत में रहें, भारत में उनको इन्वेस्टमेंट का मौका मिले, और दूसरा पैसा जो है हमारे पास उसको इकोनॉमी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन सी हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी सर? नहीं, पॉलिसियां बन रही हैं, और देखिए एक मोटी बात पकड़ के बैठिए, आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 20 साल 25 साल में ये 20 ट्रिलियन से 25 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो भारत का 20 ट्रिलियन तो अभी बनना है दीपक जी। आपने बनाया है 15% भारत, ये 85% भारत अगले 25 साल में बनने वाला है। अगर आप देश छोड़ के चले जाते हैं तो आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। वहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप जुड़ सकते हैं, बट यहाँ कामकाज तो नहीं कर सकते। तो ये हमारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जापानी जो है सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया भर के, क्योंकि इतना सरप्लस जनरेट होता है जापानी इकोनॉमी में, पूरी दुनिया में वो इन्वेस्ट करते हैं। $1 ट्रिलियन तो US ट्रेजरी लेके वो बैठे हुए हैं। हमें वैसा बनना है। हमें अगर नंबर 3 आना है, नंबर 4 अगर हमने क्रॉस कर लिया है और 3 पे आना है, तो आपने जो अगला $20 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है वो तो अभी बनना है। आपका 80-85% आपका इकोनॉमी, आपका मार्केट या आपका इकोसिस्टम तो बना ही नहीं अभी। और वो कौन बनाएगा? ये आज की नई पीढ़ी बनाएगी। इसलिए आप देखेंगे बाहर से लोग आके काम करेंगे, रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। ये 2.5 करोड़ भारतीय जो हैं बाहर, उसमें से कुछ लाख आने शुरू हो जाएंगे वापस। ये इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, पॉलिसी सिस्टम, वो सब आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा है माइग्रेशन का। माइग्रेशन से घबराना नहीं है। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव है, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। नहीं तो आप यहाँ पे बांधिए इंडस्ट्री, यहाँ पे GCC लगाइए, यहाँ पे फर्म बनाइए अपनी। कितना मौका है। उस दिन मैं एक मर्चेंट बैंकर के साथ बैठा था, वो यही कह रहे थे इतना पैसा बन रहा है। 65 कंपनीज का IPO ऑलरेडी सेबी ने पारित कर दिया है। आपका इतना अनलॉक हो रहा है वैल्यू, और अभी तक आप तो 4 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। जब आप 20 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन पे पहुंचते हैं, सोचिए आपका ये मार्केट कहां जाएगा और आपके पास क्या निवेश के मौके रहेंगे। तो टैक्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, आज के लिए किसी की रियलिटी है कि उनके लिए वो बनता है बेटर अपॉर्चुनिटी, हमें कर देना चाहिए। ये डुअल सिटीजनशिप खोल देनी चाहिए। आप कनाडा के सिटीजन भी हो सकते हैं, ब्रिटेन के भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो एक बार ही हुआ था दीपक जी, हमारे फॉरेन बैंक में था, हमारे बॉस आ गए थे, उनकी मीटिंग थी और उनकी सेक्रेटरी ने उनका स्विस पासपोर्ट पकड़ा दिया, जर्मन नहीं पकड़ाया। तो जर्मन में इंडिया वीजा था, स्विस में नहीं था। सोचिए, फिर भी हमने उनको भारत में उतारा क्योंकि RBI गवर्नर से मीटिंग थी, प्रधानमंत्री से मीटिंग थी अगले दिन, तो प्लेन से ही नहीं तो उनको वापस भेज देते। तो ये डुअल सिटीजनशिप करिए। ये सब रख के कि आपको भारत का पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा, आपको जेल में डाल देंगे अगर आप कहीं और का लेते हैं। जिसको करना है वो मेहुल चोकसी और नीरव मोदी तो पहुंच जाते हैं बाहर, आम को क्यों तंग करना है? रखो डुअल सिटीजनशिप। इतना हमें अपने में भरोसा होना चाहिए, इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि पैसा तो भारत में बनेगा। ये 4 से 20 ट्रिलियन का जा रहा है खेल अगले 25 साल में। आप अगर छोड़ के जाएंगे आपका ही नुकसान है, लेके जाइए आप। एब्सोल्युटली इसका हमें ये आपने बहुत अच्छा बोला। और सर हमारे यहाँ ये भी देखा जाता है कि कोई अगर विदेश चला गया तो बड़ा इमोशनल हो जाते हैं लोग। मे बी इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक मूव, मे बी वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटेजिक मूव है रादर देन इमोशनल मूव, लेकिन संभवतः उसको हम
इमोशनली ज़्यादा ले लेते हैं, बट क्योंकि ये कहानी पूरी दुनिया की है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में अमीर जो हैं वो अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स की नई जगह ढूंढ रहे हैं। बहुत संक्षेप में फिरोज जी, जाते जाते जैसा सर ने अभी बताया कि एचएनआईज़ के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है। आप दोनों की ये जो चर्चा है वो ये है कि ठीक है, आप जा रहे हैं, क्षणिक तौर पर आप ज़रूर जाइए जहाँ भी आपको अपना स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, बट पैसा तो अगले कुछ दशकों में भारत में ही बनेगा सर। तो फिर ऐसा क्या करें कि इंडिया में पॉलिसी में कुछ चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे कि ये बात लाउड एंड क्लियर एचएनआईज़ को भी समझ में आए? हमारे यहाँ जो उभर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा कहा, टियर 2 मिड टियर शहरों से नए एचएनआईज़ उभर रहे हैं, तो उनको तो बात समझ में आएगी, लेकिन जो चले गए हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं उनको रिटेन हम कर पाएं, पॉलिसी में उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, मेरे हिसाब से पॉलिसी में जिसको हम रिटेन कर पाए, एक मेरे हिसाब से थोड़ी सी अनफेयरनेस भी है। अगर आप देख रहे हैं कि 5 करोड़ के ऊपर कमाने वाले लोगों के लिए निर्मला मैम ने एक सरचार्ज लाई थी, आई थिंक 2017 की बात है, और उन्होंने कहा था कि जब 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, जो 2022-23 में होना चाहिए था, वो सरचार्ज निकाल दिया जाएगा। ये जो टेम्पररी सरचार्ज था वो 37% तक गया था। देखिए, आपको स्लैब 30% से 40% करनी है, दैट्स अ क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट वे ऑफ टैक्सिंग समबडी। 30% की स्लैब लेके फिर आप सेस और सरचार्ज जोड़ के 39.5 पे ले आते हैं, पहले तो 43 पे ले गए थे। तो दिस होल सरचार्ज शुड बी टेम्पररी। जैसे आप कभी उबर भी बुक करते बोले सर्च प्राइसिंग है, सरचार्ज कांट बी 8 ईयर अफेयर। और जब आपने ही कहा था कि ये मैं वापस इसको रिवैल्यूएट करूंगी, टेम्पररी अगर आपको टैक्स की कलेक्शन कम है तब आपने किया, तो आप अगर वो अनफेयरनेस दिखाते हैं तो लोगों को ये थोड़ा मोटिवेट होता है। दैट्स वन फ्रॉम अ टैक्स स्टैंड पॉइंट, जिसमें हमने बहुत बात की। दूसरा, आई थिंक फ्रॉम अ पॉलिसी स्टैंड पॉइंट वी आर इंप्रूविंग सिग्निफिकेंटली। अब होते कितने हैं, 3,500 लोग तो 10 फ्लाइटों में हो जाते हैं यार। वो मुंबई में 1 घंटे में निकल आती हैं, उतनी फ्लाइटें तो मुंबई के 1 घंटे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आप, मैं अगर रात को बैठा था तो 10 फ्लाइटें जितने लोग हमने साल भर बाहर भेजे। और इंडिया की जो एचएनआई की एस्टिमेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, मेरे हिसाब से 25 लाख एचएनआई है। एचएनआई का डेफिनेशन भी बड़ा लूज है। लेट मी डिफाइन इट अगेन फॉर ऑल योर व्यूअर्स। $1 मिलियन की वैल्यू अदर देन द हाउस यू लिव इन, जिसको हम ग्लोबली इसको डिफाइन करते हैं एचएनआई। अगर जिस घर में रहता हूं उसकी वैल्यू काउंट नहीं कर सकता, उसको छोड़ के अगर मेरे पास $1 मिलियन के इन्वेस्टमेंट हो तो 8.5 करोड़ प्लस घर। ये अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे शहरों में हजारों हैं, और सही कह रहे हैं संख्या करें। सो दैट्स व्हाई आई वुड से नथिंग टू वरी, बट आई थिंक पॉलिसीज में काफी बदलाव आए हैं। टैक्स में थोड़ी अनफेयरनेस है टू 5 करोड़ प्लस। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए 8 करोड़ क्या होते हैं आज की डेट में? अगर छोटे शहरों में भी आप चले जाएं, 8 करोड़ रुपए कुछ नहीं होते हैं अगर आप घर को छोड़ के अलग से कर दें। और वो अगर आपकी एचएनआई की डेफिनेशन है तो जाहिर सी बात है जो कागज़ों में हमें दिख रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा एचएनआईज़ हमारे यहाँ हैं, उनका उभार भी हो रहा है। बट हमें कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस करने हैं। अभी हम थोड़ा सा झिझक रहे हैं, हिचक रहे हैं भारत सरकार, लेकिन जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा मुझे लगता है कि पॉलिसी लेवल पर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कुछ बोल्ड स्टेप्स ले सकें, और संभवतः तब हम अपने एचएनआईज़ को रिटेन भी कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट्स को हम यहाँ के लिए आकर्षित भी कर पाएंगे। और वो जब मौका आएगा तो वो कहानी दूसरी ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पेचीदा ये विषय है और अक्सर इसको बड़ा गलत ले लिया जाता है, लेकिन आप लोगों से चर्चा करने के बाद एक सही दिशा मिली है इस पूरे मसले को अच्छे से समझने के लिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजय बग्गा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त के लिए। फिरोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।